नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। संस्कृत जिन लोगों को भी समझ में नहीं आती है, वादा है 100% समझ में आएगी। पहली क्लास अपलोड हो चुकी है, आप लोग उसको देखिए। ये दूसरी क्लास है। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत और इंग्लिश दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो देखने में तो आसान लगते हैं कि हम संस्कृत ले लेंगे, इंग्लिश नहीं लेंगे, लेकिन संस्कृत का जो पेपर आता है बहुत ही टफ आता है। वहाँ पे समझ में नहीं आता है, क्योंकि बेसिक तैयार नहीं होता। इसलिए आप पहले क्या करिए, बेसिक तैयार करिए। मैं तैयार करवा रहा हूँ, चलिए शुरू करते हैं। वर्णों का उच्चारण काल जो है, इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध एक सूत्र है। याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो ये इतना जरूरी नहीं है। एकमात्रो भवेत हर्षो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रेस्तु क्लुप्तो गयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। इसका अर्थ आप लोग समझ सकते हैं। एक मात्रिक भवेत ह्रस्व, जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, वो कौन से होते हैं? ह्रस्व होते हैं। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, जिसमें दो मात्राओं का समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं। और जो त्रिमात्राओं का, त्रिमात्रित क्लुप्तो, इनमें तीन मात्राओं का यह समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? क्लुप्त कहते हैं। व्यंजनम च अर्ध मात्रिकम, व्यंजनों में अर्धमात्रा अर्थात आधे होते हैं। व्यंजन कैसे होते हैं? आधे होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग इसको नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। आप लोग जो भी देख रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना इजी, इतनी आसान भाषा में कहीं हुई लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ना ही ऐसे कोई लिख सकता है, क्योंकि ये बहुत सारी बुक्स का निचोड़ है जो मैंने खुद कलेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग व्यंजन को। व्यंजन क्या है? व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सकें, अर्थात स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। जब भी हम किसी व्यंजन को बोलते हैं, का ख गा घ, तो उसमें आ छिपा होता है। जब हम का को इनको हलंत के साथ लिखते हैं, अर्थात आधा लिखते हैं, तब इसमें से आ अलग होता है। लेकिन अगर हलंत नहीं लिखा है तो वो कैसा है? स्वर के साथ है। जैसे ये मैंने लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा था, ये मात्रा गलत लग गई है। चलिए यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ऐसे का है, अब इसमें हलंत लगाएंगे, आ बाहर निकलेगा। अब क्या है? अब एक का है, हलंत के साथ यह पूरा क्या बनेगा? शुद्ध का बनेगा। इसलिए इन सभी शब्द जो भी अक्षर वर्ण हमारे होते हैं, इनमें क्या होता है? स्वर छिपा होता है, अर्थात आ छिपा होता है। चलिए आगे देखते हैं। व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होते हैं, वर्ण होंगे, उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाता है। जैसे का खा, ये हलंत के साथ लिखे हुए हैं। सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं। आप लोगों ने महेश्वर सूत्र सुने होंगे। महेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 हैं। भगवान शिव के डमरू बजाने के फलस्वरूप जो निकले थे, जो नाद हुआ था, स्वर हुआ था, उसमें महर्षि पाणिनि ने बहुत ही अधिक तप किया था। उसके बल से उनको वो बोले शिव ने बजाए और उनको समझ में आया। उन्होंने उनको महेश्वर सूत्रों के आधार पर लिखा। वही महेश्वर सूत्र बहुत ही संस्कृत की महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं आप लोग। उसी पे पूरी संस्कृत निर्भर है। तो प्रत्याहार और महेश्वर सूत्र अगले क्लासेस में आएंगे, 4th क्लासेस में आएंगे। अभी एक 3rd क्लास और होगी, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे? उच्चारण स्थान देखेंगे सभी वर्णों का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा वर्ण कहाँ बोला जाता है, वो अगली क्लास में आएगा। और उसके बाद हम लोग महेश्वर सूत्र और प्रत्याहारों को देखेंगे। तो प्रत्याहार कितने बन जाते हैं महेश्वर सूत्रों से, वो हम सब देखेंगे और संक्षिप्त भाषा में समझेंगे। महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। सभी व्यंजन वर्ण किसमें आते हैं? हल प्रत्याहार में आ जाते हैं। अच में क्या आता है? स्वर जो है वो यच प्रत्याहार में आ जाते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया भी था शायद। अच प्रत्याहार जो होता है, अच प्रत्याहार में क्या होता है? सभी स्वर आते हैं। अतः व्यंजनों को हल भी कहते हैं। कुल व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33 माने गए हैं। अगले पेज पे चल लेते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन के प्रकार। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य
रूप से व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं जो महेश्वर सूत्रों में गिने गए हैं। कौन कौन से हैं भाई? स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। चतुर्थ प्रकार है संयुक्त व्यंजन जो महेश्वर सूत्रों में परिगणित नहीं है। अगले पेज पे चल लेते हैं। व्यंजन वर्ण स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं भाई? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख में विभिन्न अवयवों या भागों का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। जैसे मुख के अवयव कौन कौन से होते हैं? जैसे कंठ है, तालु है, मुर्दा है। इनका आदि का स्पर्श करते हुए जो शब्द बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कुछ टुप्पू करके है जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, जो ये पांचों वर्ग हैं ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगे मैंने लिख रखा है, चलिए आगे वहीं पे आप लोग नोट कर लीजिए। ये सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। काद्यो मावसाना स्पर्शः। का वर्ग में क्या क्या आएगा? ये हलंत के साथ सारे शब्द आएंगे, काखा गाघा वहाँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए का वर्ग में कौन से शब्द आएंगे, क्योंकि आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे क्लासेस में उच्चारण स्थान के लिए जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी ये इम्पोर्टेंट है। जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो वहाँ पे जो आ है हमारे छोटा आ, बड़ा आ और का वर्ग में कौन कौन से शब्द हैं? तो ये सारे शब्द का वर्ग में हैं। तो इन का वर्ग वाले शब्दों का क्या होगा? कंठ से उच्चारण होगा। ये उच्चारण स्थान के आधार पे ही वर्ग बनाए गए हैं। इन सब का उच्चारण अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग ये वर्ग बने हुए हैं। का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है क्या है? कंठ है। अकुह विसर्जनीय नाम, तो क्या है? विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कहाँ होगा? विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ होगा। तो ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप लोग लिख लीजिए का वर्ग में कौन से शब्द आएंगे। फिर ईचु ईश नाम तालु, संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जो अगली क्लास में पढ़ाएंगे। उसमें लिखा है ईचु ईसा नाम तालु, अर्थात जो ई है हमारी दोनों चा वर्ग में जो शब्द हैं जितने भी हैं ये सब कहाँ से बोले जाएंगे? तालु से बोले जाएंगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए चा वर्ग में क्या क्या शब्द हैं, इनको आप लोग लिख लीजिए और एक बार देखेंगे शायद सभी को याद हो जाएंगे। याद हैं? अच्छा, टा वर्ग है, टा वर्ग में कौन कौन से शब्द आते हैं? इसका सूत्र है ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। तो इसमें क्या होगा? ऋर और टा वर्ग और सा। अब कौन सा सा होगा तो आपको आगे मैं जब अगली क्लास पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में वो विस्तृत तौर पे विस्तार से आसान भाषा में वो हम समझा देंगे। सूत्र भी लिखूंगा, तो आप अभी लोग सूत्र मत लिखिए, सूत्र अगली क्लास में मैं खुद नोट करूंगा, तो आप प्रिंटेड होंगे, आराम से लिख लीजिए विस्तार के साथ समझाते हुए। ता वर्ग लतुलशानाम दंता ली और ता वर्ग ये कहाँ से बोले जाते हैं? दांत से बोले जाते हैं। लतुलशानाम दंता, ना और सा ये भी कहाँ से बोले जाते हैं? दांत से बोले जाते हैं। पा वर्ग, इसके लिए भी सूत्र है उपपद्मनिया नाम ओष्ठो। तो आप लोग आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यह जो 5 वर्णों के समूह बने हैं इन समूहों का नाम वर्ग है। यह वर्ग उच्चारण स्थान के आधार पर बने हैं। बिल्कुल सही बात है, एक बार रफ में बता भी देता हूँ यहाँ पे आपको। का वर्ग, यह 5 व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं, लिखा हुआ है आप लोग नोट कर लीजिए। अतः इन सब का एक वर्ग बनाया गया जिसका नाम रखा गया का वर्ग। कंठ से उच्चारित होने के कारण इन्हें कंठ वर्ण भी कहते हैं। इसी प्रकार च छ ज झ वहाँ यह 5 व्यंजन तालु से बोले जाते हैं, इसी कारण इन्हें तालु वर्ण भी कहते हैं। इस वर्ग का नाम है चा वर्ग। मैंने क्या बताया था? ईचु ईसा नाम तालु, आप लोग देख सकते हैं एकदम स्पष्ट है। ऋतु ईशाणाम मूर्धा, तो ये टाठा डढ़ाना जो टा वर्ग है ये मूर्धा से उच्चारित होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। वर्ग का नाम क्या है? टा वर्ग है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा और सब कुछ समझ में आएगा। आप लोग बस जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको आराम से लिखते चलिए और समझते चलिए जो मैं समझा रहा हूँ। एक एक क्लास वाइज ही देखिए, क्योंकि बीच में कोई भी क्लास अगर मिस हो गई तो अगली क्लास फिर उसके आधार पे ही होती है, तो वो समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर से आप लोग समझदार हैं, समझ तो सब कुछ जाएंगे। अब लतुलशानाम दंता मैंने अभी बताया था ना, तो ता वर्ग है, ता था दादा ना, दंत से उच्चारित होने के कारण इन्हें दंत्य वर्ण कहा जाता है और इस वर्ग को ता वर्ग कहते हैं। उपपद्मनिया नाम ओष्ठो,
पाफा बाबा माँ, यहाँ 5 व्यंजन ओष्ठ से बोले जाते हैं अतः ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। इस वर्ग का नाम क्या है? पा वर्ग है। इन 5 वर्ग का लघु नाम जो लोग संस्कृत में लिखा हुआ है या बोलते हैं कुचुटुतुपु भी है। आगे हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। कुचुटुतुपु इसको बोलते हैं शॉर्टकट में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। आज के प्रश्न इसकी सीरीज को हम ये पेज देख करके फिर खत्म करते हैं। अगला क्लास होगा वो आगे की क्लास होगी, तो आप जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी वो पहली क्लास देखें, उसके बाद दूसरी क्लास पे आएँ और एकदम आराम से देखें और नोट्स करते चलें। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतस्थ व्यंजन यणो अंतस्थः, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण या वराला, ये 4 वर्ण क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन वर्णों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है अर्धस्वर कौन कौन से हैं, 1-2 शब्द लिख देता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। या वराला यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो शब्द हैं ये क्या है? अर्धस्वर भी हैं। ऊष्म व्यंजन सल ऊष्माणाम इसका सूत्र है। ये सब किस में आते हैं? सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण स। इसको काट दीजिए, यहाँ पे ये गलत लिख गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला सा लिख लीजिए आप लोग। स स स हा, ये 4 वर्ण हैं, क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है, का और सा से छा बनता है, ता और आ से त्रा बनता है, जा और वहाँ से ज्ञा बनता है। आप सभी लोगों को सब कुछ पता है, बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बस जो चीज़ें बेसिक से पूछी जाती हैं और कहीं नहीं पढ़ाई जा रही हैं, मैं उन्हीं पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि एकदम बेसिक से जिस लोगों ने पहली बार यूपी टेट दे रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।